आज ब्लैक एंड व्हाइट में उस खतरे की बात करेंगे जिस पर पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। खतरा है भविष्य के युद्ध के बदले तरीकों का। जी हां, यूक्रेन ने रूस पर ऐसा ड्रोन अटैक किया है जिसे फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर कहा जा रहा है। लड़ाई की तकनीक और तरीके बदल चुके हैं। इन लड़ाई के नए तरीकों से भारत क्या सीख सकता है, ये भी आज आपको बताएंगे। और पूरी दुनिया में ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच एक न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है? क्या ये युद्ध अब थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल रहा है? इन सारे सवालों पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि रूस पर हुए यूक्रेन के इस हमले को रूस का पर्ल हार्बर मोमेंट क्यों कहा जा रहा है। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने हवाई में अमेरिकी नेवल बेस पर्ल हार्बर में एक सरप्राइज अटैक किया था। इसी युद्ध के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की ऑफिशियल एंट्री हुई थी। जापान ने अमेरिका के 20 नेवल वेसल्स जो हैं वो तबाह कर दिए थे। पर्ल हार्बर जिसे कहा जाता है वहां पर, जिसमें अमेरिका के 8 बैटल शिप्स भी थे। 300 से ज्यादा एयरप्लेन्स शामिल थी। 2400 से ज्यादा अमेरिकियों की इस हमले में मौत हो गई थी और 1000 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हो गए थे जो जापान ने किया था। अब इसे रूस का पर्ल हार्बर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें भी सरप्राइज था। रूस को पता ही नहीं चला कि उसकी धरती पर, उसके एयरबेस पर ऐसा अटैक प्लान किया जा रहा है जो ड्रोन से होगा। इस हमले में रूस के बॉम्बर फ्लीट के 30% एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए हैं। आपने सही सुना, ड्रोन से हुए अटैक में रूस के बॉम्बर फ्लीट यानी उनके जो अटैकिंग बॉम्बर फ्लाइट्स हैं उसका 30% एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए हैं। रूस के 5 एयरबेस पर यह हमला हुआ है और हम आपको इसीलिए 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ सबसे पहले आप पर्ल हार्बर मोमेंट जिसे कहा जाता है 7 दिसंबर 1941 की देख रहे हैं, जहां पर जापान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर यह हमला किया था। 2400 अमेरिकी मारे गए थे। और दूसरी तरफ 1 जून 2025, एक तरह से जैसे इतिहास 85 साल बाद वापस फिर से दुनिया के सामने आ गया हो, जब यूक्रेन जैसा मुल्क ड्रोन के जरिए रूस के 30% बॉम्बर फ्लीट एयरक्राफ्ट्स को तबाह कर देता है। पर्ल हार्बर के अटैक की परिणति जापान पर अमेरिका के परमाणु हमले से हुई। अंजाम देखिए आप कहां पहुंचा था। जब 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम ही गिरा दिए और इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। अमेरिका ने भी जापान को हमले के लिए इसलिए चुना क्योंकि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। इसीलिए अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन के इस ड्रोन हमले की परिणति, कंक्लूजन किसी परमाणु हमले के रूप में होने की आशंका है? क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास इस हमले का बड़ा जवाब देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और वो बड़ा हमला जवाब क्या होगा? क्योंकि रूस को रिस्पॉन्ड करना ही होगा। देखिए, रूस और यूक्रेन का ये युद्ध अब तो एक बहुत बड़ी अहम की लड़ाई लग रही है। दोनों की तरफ से ईगो यानी अपने अपने अहम की लड़ाई है। उसी ईगो का युद्ध चल रहा है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि बात है कि दोनों के बीच में शांति वार्ता की भी तैयारी हो रही है। किसी तीसरे देश में एक तरफ शांति वार्ता चल रही है और दूसरी तरफ दोनों एक दूसरे पर ऐसे हमले कर रहे हैं। असल में पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों का ईगो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो युद्ध रोकने के लिए तैयारी ही नहीं है। इसीलिए तो ये कहा जा रहा है कि क्या रूस और यूक्रेन का ये युद्ध परमाणु युद्ध पर जाकर खत्म होगा, और अगर ऐसा होगा तो फिर उसका असर कहां कहां होगा। इसके लिए हम आपको वर्ल्ड मैप पर यह समझाते हैं कि दुनिया में इस वक्त न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट्स कहां कहां हैं, कहां कहां पर खतरा है इस वक्त परमाणु हथियारों का। यह हम आपको दिखाते हैं और इसी के साथ बड़े स्क्रीन पर
यहां पर दिखाना चाहते हैं कि परमाणु हथियार कहां कहां पर ये फ्लैश पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो रूस को ही देखिए, जिसके पास इस वक्त जो डिप्लॉयड वॉरहेड्स, ये देखिए 1710। अब ये डिप्लॉयड वॉरहेड्स तुरंत इस्तेमाल किए जाते हैं, इसको आप समझिए। जिसके पास इस वक्त डिप्लॉयड वॉरहेड्स हैं, यानी तुरंत इस्तेमाल हो सकने वाले परमाणु हथियार हैं। और ये रूस के पास कितने हैं? 1710। जबकि अमेरिका के पास ऐसे डिप्लॉयड हथियार कितने हैं? 1770 डिप्लॉयड वॉरहेड्स। याद रखिए, ऐसे परमाणु हथियार जो कि तुरंत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये 60 ज्यादा है अमेरिका के पास, 1770। यूनाइटेड किंगडम यूके, जिसके पास है 120 वॉरहेड्स। ये देखिए, ये तमाम न्यूक्लियर हथियार है जो कि डिप्लॉयड वॉरहेड्स है, तुरंत इस्तेमाल किए जा सकते हैं, किसी भी वक्त किए जा सकते हैं। उसकी गिनती हम आपको दिखा रहे हैं, कितना बड़ा ये खतरा हो सकता है। फ्रांस, जिसके पास है, ये देखिए आंकड़ा 280 का, फ्रांस के पास डिप्लॉयड वॉरहेड्स जो कि न्यूक्लियर हमला करने के लिए तुरंत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल के पास भी परमाणु हथियार है, लेकिन ये स्टोर्ड वॉरहेड्स कहा जाता है इनको, यानी कि ये डिप्लॉयड नहीं है। आसान भाषा में समझे तो रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों पर तुरंत इस्तेमाल होने वाले परमाणु हथियार उनके पास है। अब हमारा वो सवाल जिस पर दुनिया की सबसे ज्यादा निगाहें हैं, यानी कि इस युद्ध में क्या रूस अपने, अगर आप देखिए तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा, जिसकी आशंका भी चल रही है, हर जगह चर्चा हो रही है। यहां यह बताना जरूरी है कि रूस के पास परमाणु हथियार है, यूक्रेन के पास नहीं है। रूस के पास 1710 से ज्यादा परमाणु हथियार है, ये देखिए, जो तुरंत इस्तेमाल हो सकते हैं एक बटन दबाते ही। अनुमान है कि अगर रूस को यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री शहरों के टारगेट्स को खत्म करना हो तो रूस के सिर्फ 150 से 200 परमाणु हथियार लगेंगे। अब देखिए, रूस के पास सबसे बड़ा बॉम्ब जो है वो है RDS-220, जिसे जार बम का भी नाम दिया जाता है। इसका वजन है 50 मेगाटन, यानी कि 50,000 किलोटन। यहां आपको ये बता दें कि अमेरिका हिरोशिमा पर जो परमाणु बम दागा था, लिटिल बॉय, उसका वर्जन सिर्फ 15 किलोटन का था। ये देखिए आप बीच में, इससे 3,333 गुना ज्यादा वजनी बम रूस के पास है इस वक्त। इसी तरह से अमेरिका ने नागासाकी पर जो फैट मैन नाम का परमाणु बम इस्तेमाल किया था, वो था लगभग 21 किलोटन का, 21। इसका 2,381 गुना ज्यादा वजनी बम रूस के पास है, जो कि 50,000 किलोटन का है। रूस ने अगर ये बॉम्ब यूक्रेन पर मार दिया तो यह अनुमान है कि 18 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। ये सब दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि हम आपको बता सके कि दुनिया में इतने बड़े बड़े फ्लैश पॉइंट्स बने हुए हैं, युद्ध की नौबत आई हुई है, किन किन के पास तुरंत इस्तेमाल किए जाने वाले न्यूक्लियर वॉरहेड्स है और कैसा खतरा इस वक्त ह्यूमैनिटी के सामने है, दुनिया के सामने है। ये सिर्फ अनुमानित आधार है जो हम जिस पर रशिया की बात कर रहे हैं। अभी तक ये साफ नहीं है कि रूस इस हमले का रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पुतिन को इसका बड़ा जवाब देना ही होगा। इसीलिए पुतिन ने इस युद्ध के दौरान ही अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी बदली थी। नवंबर 2024 में रूस ने परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की अपनी पॉलिसी बदली है। रूस की नीति अब यह है कि ना सिर्फ परमाणु हथियार, परमाणु हमले के केस में, बल्कि अगर रूस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को जरा सा भी खतरा हुआ तो रूस अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अब ये पॉलिसी चेंज क्या संकेत दे रही है? और यूक्रेन का ये मौजूदा हमला आप मान सकते हैं कि इसी श्रेणी में आता है। ये हमने आपके सामने लिख दिया है जो उन्होंने नई पॉलिसी बनाई है। संप्रभुता पर हमला तो हमारे अगर जो क्षेत्रवादी तरीके से हम पर हमला तो हम करेंगे। हालांकि रूस भले ही यूक्रेन पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना करे,
लेकिन रूस को यूक्रेन के खिलाफ अपने सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने का मौका मिल गया है। इतना तो माना ही जा सकता है, उसे बहाना तो मिल ही गया है। क्या है रूस के ये खतरनाक हथियार, इन्हें भी जान लीजिए। इनमें सबसे पहली है रूस की आर्शनिक मिसाइल, जिसकी स्पीड आवाज की गति से 10 गुना ज्यादा है। सुपरसोनिक कहते हैं मतलब स्पीड ऑफ साउंड, 10 गुना ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड से, यानी 1 सेकेंड में 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, 1 सेकेंड में। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है। रूस का दूसरा खतरनाक हथियार है सैटर्न 2 मिसाइल RS-28, जो कि सरमत मिसाइल। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये रूस के सबसे ज्यादा पावरफुल हथियार में, जो हथियार हैं उनके, उसमें माना जाता है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति को लगता है कि उनका रूस पर किया गया ये हमला रूस को बातचीत की टेबल पर लेकर आएगा। मतलब इस तरह की थ्योरीज दी जा रही हैं कि वो ये चाहते हैं कि एक दबाव बनेगा रूस पर कि यूक्रेन से वो डर जाएंगे। उन्हें ये भी लगता है कि अमेरिका और यूरोप के हथियारों के आगे रूस के हथियार कमज़ोर हैं। ज़ेलेंस्की को अभी तक अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने मदद की है, हथियार भी दिए हैं। उन्हें उम्मीद है कि ये मदद उन्हें आगे भी मिलती रहेगी।